ओके, प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 4 बेटा हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी कि सस्पिशियस अबाउट द रिफॉर्म्स के बारे में देखेंगे बेटा। क्लियर। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे गवर्नर जनरल्स आए जिन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। उसमें से पर्टिकुलरली जिनको हम लिबरल गवर्नर जनरल के रूप में जानते हैं बेटा, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहाँ पे देखो कि व्हेन विलियम बेंटिंग केम टू इंडिया, लिबरल थिंकिंग वाज गेटिंग इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंग्लैंड। दिस वे ऑफ थिंकिंग स्लोली रेज्ड इंडिया। द ब्रिटिश रूल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द लाइव्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिबरल थिंकिंग की बात है बेटा। ये वो टाइम पीरियड है 18th और 19th सेंचुरी का, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूरोपियन नेशंस में बहुत सारे बदलाव आए थे। क्लियर। इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद बेटा एक तरीके से बहुत सारे बदलाव आए, जहाँ वुमेन्स के बारे में, लेबर्स के बारे में, समाज के हर पर्टिकुलर क्लास के बारे में बेटा सोचा जाने लगा, उनके राइट्स के बारे में समझा जाने लगा। क्लियर। अलग अलग तरीके के सुधार हो रहे थे और कहीं ना कहीं इनकी इफेक्ट बेटा भारत तक भी पहुंच रही थी। ये वही टाइम पीरियड था जब विलियम बेंटिंग जो है बेटा इंडिया में आए और वो भी कहीं ना कहीं भारत के अंदर उस तरीके के बदलाव चाहते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बिकेम क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्यू बेनिफिशियल रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज टाइम। इंडियन स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। विलियम बेंटिंग के टाइम पे बेटा बहुत सारे ऐसे सुधार हुए। सबसे फर्स्ट हम देख सकते हैं बेटा कि अभी तक जिन भारतीयों को ब्रिटिश इंडिया की कंपनी में बेटा काम नहीं मिलता था, अब उनको कंपनी में जॉब जो है अवेलेबल होने लगी, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। इंडियंस वेर अलाउड टू यूज देयर मदर टंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर। भारत के जो लोग हैं बेटा अपनी भाषा कोर्ट में यूज कर सकते थे। पहले क्या होता था कि कोर्ट में जब हियरिंग्स वगैरह होती थी तो कम्प्लीटली सारा कामकाज इंग्लिश में होता था, जिससे जो भारत के लोग थे बेटा जो उस भाषा को समझ नहीं पाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि भाई उनके तरफ उनके लिए किस तरीके का केस बना है, उनके ऊपर क्या आरोप लग रहे हैं। बराबर वो एक तरीके से देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते थे बेटा और प्रॉपरली अपनी बात नहीं रख पाते थे। तो यहाँ पे उनके लिए उनकी भाषा में कोर्ट के अंदर कामकाज करना सरल कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात थी। Rajaram Mohan Roy and other social reformers were constantly making effort to stop the evil practices of sati. राजाराम मोहन रॉय बेटा जिन्होंने अपने लाइफ का बहुत लंबा चौड़ा वक्त जो है बेटा सती प्रथा को हमारे समाज में से, सोसाइटी में से एक तरीके से रिमूव करने के लिए बेटा उन्होंने पूरी कोशिश की, जिनमें उनकी मदद की लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। बेंटिंग एग्रीड टू दिस एफर्ट्स एंड पास्ड लॉ इन 1829 टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती, है ना। बेंटिंग ने 1829 में बेटा विद एक तरीके से देखा जाए तो लॉ को पास करके बेटा कानूनन उन्होंने बराबर सती प्रथा को बैन कर दिया, एक तरीके से उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और उसको कानूनी अपराध माना गया, एक तरीके से पनिशेबल एक्ट माना गया। बराबर कि अगर इस तरीके का एक्ट होगा तो वो पनिशेबल होगा, उसके लिए सजा का प्रावधान रहेगा। यानी उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली इस प्रथा को, हम सती प्रथा के बारे में आगे भी पढ़ चुके हैं बेटा कि कितना क्रूअल एविल प्रैक्टिस था बेटा। जब हस्बैंड के डेथ के बाद जो लेडी होती थी बेटा उनको भी उनकी चिता के ऊपर जलना होता था। कुछ लेडीज अपने मर्जी से भी, क्योंकि उस समय बेटा समाज सोसाइटी ने वो प्रथाएं इस तरीके की बना दी थी और लोग उसी तरीके से सोचते थे। बड़ी क्रूअल प्रैक्टिस होती थी। जब चिता जलती थी बेटा तो अब जब जिंदा इंसान चिता के साथ जल रहा है तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा। तो बड़े बड़े ड्रमिस्ट होते थे जो आग को घेर के खड़े रहते थे चारों तरफ, और बड़े बड़े उनके पास ढोल होते थे बेटा, ड्रम्स होते थे, और वो जोर जोर से ड्रम्स को बजाते थे। और जो बहुत ही कट्टर और उस तरीके की सोच वाले जो मेल पर्सन होते थे वो उनके पीछे पूरी एक सर्कुलर लाइन बना के एक तरीके से खड़े हो जाते थे, ताकि बाहर के जो दूसरे कोई भी लोग हैं वो इस चीजों को देख ना पाए। और इस तरीके से उनकी जो चीखें होती थी वो उन ड्रम के आवाजों में दब जाती थी। बराबर बहुत क्रूअल एकदम प्रैक्टिस होती थी बेटा और बड़ी दर्दनाक मौत मिलती थी। और राजा राम मोहन राय जिनकी खुद की भाभी जिनका नाम था आलोक मंजरी बेटा, उनके साथ भी ये हुआ था। सती प्रथा की वजह से उनको सती होना पड़ा था। और तभी से उन्होंने बचपन में जब ये चीज देखी थी, वो 11-12 साल के थे आई थिंक, जब उनके ब्रदर की डेथ हुई थी और उनके घर में ये इंसिडेंस हुआ, तभी से उन्होंने मान लिया था कि वो इस प्रथा को नाबूद करा के ही रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य वो बना दिया। बहुत टाइम लगा, लगभग 20 से 22 साल का वक्त गुजर गया बेटा, लोगों को घर घर जाके समझाना, समाज के एक ग्रुप को उस चीज के लिए एग्री करना, और कहीं ना कहीं फिर उनको लॉर्ड विलियम बेंटिंग का बेटा बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और आखिरकार भारत में से क्रूअल जो सती प्रैक्टिस है बेटा ये एक तरीके से देखा जाए तो रिमूव हुआ।
During the time of William Banting, the English rules tried to eradicate the social evils as per the will of the social reformer. The Orthodox caste witnessed these reforms with suspicious. बराबर, एक तरीके से देखा जाए तो दो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, यानी एक तरीके से देखा जाए बेटा तो जो पुरानी विचारधारा के साथ जड़ता को पकड़ के चलने वाले लोग थे, उनके लिए ये जो बदलाव था एक तरीके से देखा जाए तो वो उसको बहुत ही गलत नज़रिए से देख रहे थे कि ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को एक तरीके से देखा जाए तो ख़त्म करने वाले बदलाव हैं। इससे तो हमारी संस्कृति में जो प्रथाएँ चली आ रही हैं उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुँचाया जाएगा। लेकिन बेटा हमेशा ये सोचने वाली बात है कि अगर हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में कुछ ऐसे बैड एविल्स हैं, कस्टम्स हैं, रीत-रिवाज हैं, जिनका शिकार समाज का एक वर्ग होता है, तो उसको समाज में से दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? चाइल्ड मैरेजेस थे, सती प्रथा थे बेटा, वुमेन इन्फेंटिसाइड्स की कस्टम्स थे। ये सारी चीज़ें हमारे समाज के अंदर बेटा एक तरीके से टैबू के जैसे थे, एक कलंक के भारत के संस्कृति पे एक कलंक के समान थे। लेकिन फिर भी ये बरसों से चले आ रहे थे और इनको हटाने की हिम्मत कोई करता नहीं था। आगे देखो, the company had passed a resolution to spend 1 lakh rupees every year on education, but it was not implemented finally. An education committee was formed during the time of Banting. बेंटिंग के टाइम पीरियड में बेटा एक पर्टिकुलरली ये डिसाइड किया गया कि कंपनी जो है हर मतलब साल 1 लाख रुपीज़ जो है वो एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए खर्च करेगी। हालांकि प्रैक्टिकली ये कभी हो नहीं पाया। बेंटिंग ने उसके बाद बेटा एक कम्प्लीटली एक कमिटी बनाई। इन द ईयर 1834 लॉर्ड मैकॉले thought of introducing the English education in India. However, the educational method advocated by the Macaulays could not benefit the youth. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो उस समय जो लॉर्ड मैकॉले थे उन्होंने एक तरीके से कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया के अंदर प्रमोट करने की अपनी सोच को रखा। उन्होंने लोगों को इस बात के लिए एग्री किया कि भाई आज के मॉडर्न टाइम पीरियड में काम करना है तो हमको भी इंडियन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ऑफिसेज में ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वो हमारी लैंग्वेज ही नहीं जानते, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज को नहीं समझते, तो वो काम कैसे करेंगे। तो इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन को एक तरीके से इस थॉट को बेटा इंट्रोड्यूस करने का काम लॉर्ड मैकॉले ने किया। हाउएवर द एजुकेशनल मेथड एडवोकेट बाय मैकॉले कुड नॉट बेनिफिट द यूथ। हालांकि इससे कोई यूथ को बहुत फायदा नहीं हुआ। इंडियंस लॉस्ट द एडवांटेजेस ऑफ एक्वायरिंग द एंशिएंट नॉलेज एंड स्किल डेवलप्ड बाय देयर एंसेस्टर्स। और उल्टा जो है बेटा उनके एंसेस्टर्स जो है, उनके फोर्थ फादर जो है, उनके पूर्वजों से जो उनको संस्कार, जो एजुकेशन, जो स्किल वर्क उनको विरासत में मिल रहा था बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो हेरिडिटरी फॉर्म में चला आ रहा था, उससे भी यूथ जो है उस समय थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो हमारा पुराना ज्ञान हासिल करने का तरीका है वो सही है या जो अभी मॉडर्न टाइम पीरियड में जिस तरीके से एजुकेशन लेना है वो सही है। तो वो दोनों तरफ से कंफ्यूज होता जा रहा था और उसको उसको दोनों में से कोई भी सही नहीं दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था जिससे यूथ के लिए तो वो टाइम पीरियड बड़ा ही एक तरीके से क्रिटिकल रहा होगा, जब वो उसकी विचारधारा बेटा दो सोच पे चल रही थी। कुछ चीज़ों में उसको हमारा जो पुराना समय से चला आ रहा बेटा एक तरीके का हेरिटेज फॉर्म जो था, हमारा परंपरागत एक वो हमारी शैली थी एजुकेशन की, वो सही लग रही थी। लेकिन कुछ यूथ का जो वर्क था बेटा वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ डाइवर्ट हो रहा था, तो वो इंग्लिश एजुकेशन को सही मानकर चल रहा था। इवन गांधी जी ने कहा था, द मेथड ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन system was opposed by a number of intellectuals and Mahatma Gandhi called it as to give a millions of knowledge of English is to enslave them। बहुत सारे बेटा एजुकेटर्स थे, इंटेलेक्चुअल क्लास पीपल थे जिन्होंने माना कि इंग्लिश एजुकेशन को इतना ज़्यादा मतलब जबरन जो है किसी संस्कृति या किसी देश पे थोपना ये गलत है। बराबर, हम अपनी खुद की भाषा के साथ बेटा, हम अपनी राष्ट्रभाषा के साथ, हम अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ भी दूसरी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो इंग्लिश एजुकेशन को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा था वो कम्प्लीटली लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को या हमारी लैंग्वेज को जो है कम आंकने की कोशिश की जा रही थी। गांधी जी ने खुद बोला था कि इंग्लिश एजुकेशन का जो मतलब ये लैक्स ऑफ लोगों में इस तरीके से जो एजुकेशन को ये बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है बेटा, ये एक तरीके से दासत्व की प्रथा, हम एक भाषा के गुलाम बन जाएंगे। बराबर, उनका ये मानना था कि अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रैप में फंस गए तो मतलब
जो है हम इस तरीके की भाषाओं के गुलाम बन जाएंगे जहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज या अपनी भाषा या अपनी संस्कृति को कम आंकने लगेंगे। तो यहाँ पे समझ के इन चीज़ों के साथ चलना बहुत जरूरी था। दैट बाय रिसीविंग द इंग्लिश एजुकेशन वी हैव एनस्लेव्ड द नेशंस। और अगर इस तरीके से इंग्लिश एजुकेशन के प्रति हमारा वो रवैया रहा बेटा, तो हम अपने राष्ट्र को भी एक तरीके से देखा जाए तो जो है गुलाम बना देंगे इस भाषा का, इस लैंग्वेज का, इस तरीके के कल्चर का। और जो कि भारत में हुआ है बेटा, ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन हमने देखा है कि आज़ादी के बाद भी हिंदी को उतना ज़्यादा जो है बेटा रिस्पेक्ट नहीं मिला जितना इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में मिला है। और आज तो देखो, ठीक है, नो डाउट बेटा, इंटरनेशनल वे में इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो सभी देशों में मान्य होती है बेटा। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, आप रशिया को ले लो, आप जापान को ले लो बेटा, जिन्होंने अपनी नेशनल लैंग्वेज को बेटा हर तरीके से देखा जाए तो सारा काम काज, पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसमें होती है। लेकिन भारत के अंदर ये विचारधारा अंग्रेजों के समय पे तो बटी थी बेटा, उसके बाद भी हम उसमें से वापस बाहर निकल कर नहीं आ सके, है ना। तो गांधी जी के ये कहे हुए शब्द बहुत सही साबित हो रहे हैं कि एक भाषा के गुलाम हम बन चुके हैं, जो कि दिख रहा है। Later, three universities were established in 1857. The Britishers could get the educated workforce due to the introduction of English education. Alongside it, also developed the nationalistic thinking among the educated Indians. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो 1857 में 3 मेजर यूनिवर्सिटीज पढ़ी हमने, आगे चैप्टर नंबर 4 में भी देखा कि किस तरीके से बनाई गई और धीरे धीरे इंग्लिश एजुकेशन को भारत में बढ़ावा दिया गया। Many machines were invented to facilitate the industries, transport and communication, considering the convenience in running the administration and strategic importance for the military. The Britishers introduced the railway in India. चैप्टर 4 में हमने देखा बेटा कि किस तरीके से डलहौजी के टाइम पीरियड में बेटा रेलवे लाइन सिस्टम, ये सारी चीज़ें बनाई गई। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सिस्टम को, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग बनाया गया। नो डाउट ब्रिटिशर्स का अपना मोटो था, उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बहुत बड़े बदलाव चाहिए थे ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके। और वो अपने मिलिट्रियल जो अप्लायंसेस थे, उनके टूल्स थे, उनके जो वेपन्स थे, बराबर इन चीज़ों को बहुत इजीली ट्रांसफर कर सके, मैसेजेस पास आउट कर सके, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं ये सारे जो है बेटा रिफॉर्म्स जो है किए। फर्स्ट रेलवे लाइन हमको पता है मुंबई टू थाने स्टार्ट हुई थी, लगभग 17 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन थी, जो एक तरीके से सबसे फर्स्ट जो है बेटा जो है देखा जाए तो द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द रेलवे लाइन, सबसे फर्स्ट वहां पे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के रूप में स्टार्ट की गई थी। अब देखो, थिंग्स टू नो, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया स्टार्टेड बिटवीन द बॉम्बे, मुंबई एंड थाने इन द ईयर 1853 CE। अब देखो, in order to maintain an effective control on the country and to exchange the message with the neighboring territories, modern method of post and telegraph were introduced in India in 1854. Printing press and circulation of newspaper grew alongside. धीरे धीरे बेटा इन रिफॉर्म्स पे दूसरे सारे कामकाज जुड़ते गए, जैसे जैसे ये फैक्स सिस्टम है, वायरलेस सिस्टम है, बराबर इन चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया ताकि नेबरिंग टेरिटरीज से आराम से मैसेजेस पास हो सके। फिर टेलीग्राफ सिस्टम को और भी ज़्यादा मॉडर्न वे में, पोस्टल सिस्टम को और भी मॉडर्न वे में 1854 में जो है भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। प्रिंटिंग प्रेस जो है बेटा काफ़ी अच्छे से उस समय काम कर रहा था। एंड सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर्स ग्रू अलोंगसाइड। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो न्यूज़पेपर जो है अब धीरे धीरे घर घर पहुंचने लगे थे। और कहीं ना कहीं बेटा ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो एक गैप था ना, वो खत्म होता जा रहा था। हम आज भी अगर देखते हैं बेटा तो हमारे लिए प्रिंट मीडिया और आजकल जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है बेटा, वो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जरिया है। तो ये आज से 200 साल पहले की बात है बेटा, 250 साल पहले की बात है। तो 200-250 साल पहले बेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का इतना बड़ा गैप खत्म होना, जहाँ पे मैसेजेस को पहुंचने में 2-2, 3-3, 4-4 दिन, 15-15 दिन का वक्त लग जाता था बेटा, ऐसे टाइम पीरियड में अब मैसेजेस अगर कुछ घंटे में पहुंच जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात थी, जिससे काफ़ी बड़े बदलाव इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में आए, गवर्नमेंट सेक्टर्स में आए बेटा। और इंडियन पीपल को भी इस बात का फ़ायदा मिल रहा था क्योंकि वो पूरी दुनिया के साथ बेटा जुड़ रहे थे, बराबर उनमें अवेयरनेस आ रही थी, उनको पता चल रहा था कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। क्लियर, हम अकेले नहीं है जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या इस तरीके की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। अब देखो लास्ट पैराग्राफ, these reforms were actually for the convenience of the British rule in India, but it turned out to be blessing in disguise of the growth of the nationalism in India.
द क्लास दैट acquired the English education spearhead the social reforms and nationalism in India since they were more familiar with the contemporary development in the world around. The post and telegraph brought people closer. जो कि जस्ट मैंने आपको अभी समझाया बेटा, नो डाउट ये एक्चुअल ये जो रिफॉर्म्स थे ब्रिटिशर्स ने अपने कन्वीनियंस के लिए किए थे बेटा, लेकिन इंडियन पीपल के लिए एक तरीके से ब्लेसिंग, ये आशीर्वाद के रूप में भारत के लिए साबित हुए। और कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की जो ग्रोथ है बेटा, जो राष्ट्रीयतावाद है बेटा, वो भारत के लोगों में बेटा एक तरीके से वो जो सोच है बेटा वो सही तरीके से लोगों में बढ़ती गई। और कहीं ना कहीं जो है हम देख सकते हैं कि ये जो सामाजिक बदलाव थे बेटा, इसने हमारे नेशनलिज्म को यानी कि राष्ट्रीयतावाद को बढ़ाया। देश के लोग ये सोचने लगे कि भारत एक है और हम सबकी विचारधारा इसके लिए एक होनी चाहिए, और हमको जो आज़ादी की लड़ाई है वो भी एक ही सोच के साथ लड़नी पड़ेगी, तभी हम देश को आज़ादी दिला पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव था। तो कहीं ना कहीं पोस्ट टेलीग्राफ बेटा इन चीज़ों ने जो है, भले ये एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने कन्वीनियंस के लिए बदलाव किए थे बेटा, लेकिन इसने भारत के लोगों के लिए आशीर्वाद के रूप में काम किया और लोगों को नज़दीक लाने का काम किया बेटा। लोग एक दूसरे को अपनी थिंकिंग बता पा रहे थे, सोच बता पा रहे थे, बराबर। आइडियाज जो है बेटा वो ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। एक तरीके से देखा जाए तो जब विचार एक तरीके से बेटा एक एक दूसरे से पास आउट होते हुए समाज के बड़े वर्ग में जाते हैं बेटा, तो वो बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। और उसी बदलाव की शुरुआत यहाँ पे इन मॉडर्न रिफॉर्म्स की वजह से भारत में होने लगी थी। इसी वजह से इन रिफॉर्म्स को भारत के लोगों के लिए बेटा, इंडियन पीपल के लिए ब्लेसिंग के समान यानी आशीर्वाद के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। मैंने आपको जो है क्लास वर्क की पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दी है, तो आप जो है चैप्टर 6 की तैयारी अब अच्छे से करेंगे नेक्स्ट जो है टेस्ट के लिए। ओके, थैंक यू।